दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल एक जजमेंट जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, जो कि मुकेश बंसल बनाम स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल रिवीजन 1187/2022 में 13 जून 2022 को दिया गया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 498A के केसेस में कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं और कहा है कि जैसे ही 498A का केस दर्ज होता है, FIR रजिस्टर्ड होती है, कंप्लेंट होती है, तो कंप्लेंट या FIR रजिस्टर्ड होने के 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जिसको उन्होंने कूलिंग पीरियड कहा है। ये आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। नया क्या है, चौंकाने वाली बात क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी पूरी बात स्पष्ट होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इस वीडियो का मकसद है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, थाना पिलखुआ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में एक केस क्राइम नंबर 567/2018 जो कि धारा 498A, 504, 506, 307 और 120 भी IPC के तहत दर्ज हुआ, जिसमें 5 लोग मुलजिम बनाए गए थे, जिनमें मुकेश बंसल, कंप्लेनेंट के ससुर, मंजू बंसल, उनकी सास, साहिब बंसल हस्बैंड और चिराग बंसल उनके देवर, साथ ही शिप्रा जैन जो कि शादीशुदा महिला हैं, उनके ननद। इन 5 में से 2 लोगों का नाम तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकाल दिया था, इनके खिलाफ FIR नहीं आई। चिराग बंसल और देवर और शिप्रा जैन जो देवरा ननद है। अब ये तीनों लोग इस FIR के विरुद्ध हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट उन्होंने सेक्शन 227, 228 CRPC के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले सेशन कोर्ट में मूव की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज FTC फर्स्ट ने 3 मार्च 2022 को इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इस इम्प्यून ऑर्डर के खिलाफ ये हाईकोर्ट आए। हाई कोर्ट ने 3 में से 2 की रिवीजन पिटिशन एक्सेप्ट कर ली, यानी कि ससुर और सास को इस केस से इनको राहत दी, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ वो रिवीजन पिटिशन अभी भी केस चलेगा। उनकी क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन खारिज हुई। खास बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइन जारी की है। बताने वाली बात यह है, ताज्जुब की बात यह है, जिसको हम लोग ये समझ रहे हैं या चर्चा ये हो रही है कि कोई नया आदेश आया है, कोई लेटेस्ट आदेश आया है, हाईकोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी किया है कि 498 में गिरफ्तारी नहीं होगी। यह आदेश नया नहीं है। दरअसल यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में, और अगर देखा जाए तो उससे पहले 2017 में भी दिया जा चुका है। अब जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि हैरत की बात यह है कि निचली अदालतों द्वारा आज तक भी उस आदेश का पालन नहीं किया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, अब इसका कितना पालन किया जाएगा ये भविष्य बताएगा। चूंकि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे, जो बातें कही गई थी, वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उन बातों के बारे में अभी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस वर्तमान क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन में हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट और डायरेक्शन जारी किए हैं, उसमें उन्होंने हवाला दिया है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि एक सिविल रिट पिटिशन थी 73/2015, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने इस रिट पिटिशन को डिसाइड किया था। और हाईकोर्ट ने हवाला दिया है कि हमने उसी के मद्देनजर ये गाइडलाइन जारी किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इस आदेश को पढ़ेंगे, जिसको उन्होंने कोट किया है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसी आदेश में आपको रेफरेंस मिलेगा पिछले आदेश का, जो कि इससे पहले दिया गया था। यह आदेश जिसको हाईकोर्ट ने कोट किया है, यह 14 सितंबर 2018 का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश है, जबकि इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश को कोट किया है, जो कि 2017 का आदेश था, जिसका टाइटल था राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। वह एक क्रिमिनल अपील थी 1265/2017, जिसमें 27 जुलाई 2017 को आदेश आया था और आदेश देने वाले जस्टिस आदर्श कुमार गोयल तथा जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि UU ललित। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए
कि जो गाइडलाइन आज हाईकोर्ट जारी कर रहा है वह गाइडलाइन 27 जुलाई 2017 से चले आ रहे हैं। बल्कि सोशल एक्शन फोरम जिस आदेश को कोट किया है, उन्होंने ये लिखा था अपने आदेश में कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेश शर्मा बनाम अन्य में जो आदेश दिया गया था उसी आदेश में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो किया, लेकिन जो प्रावधान अब हाईकोर्ट द्वारा बताए गए हैं वो प्रावधान 2017 में राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी में किए गए थे। अब आ जाते हैं उन प्रावधान के ऊपर। वो प्रावधान क्या है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं कि ये नए नहीं है, पुराने हैं। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी। ये सारे आदेश जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं 14 बिंदु हैं। ये मानवाधिकार फोरम वाले आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इससे पहले राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2017 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। क्या कहा है ये सुन लीजिएगा। उसी को हाई कोर्ट ने 14 बिंदुओं पर कोट किया है। नंबर 1, हाई कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, कंप्लेंट दर्ज होती है, तब कोई गिरफ्तारी एक्यूज की नहीं की जाएगी। 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और इस 2 महीने को हाई कोर्ट ने कूलिंग पीरियड कहा है। इसी कूलिंग पीरियड के दौरान कंसर्न मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे उसके संज्ञान में एफआईआर आती है, फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर कर दी जाएगी। अब ये फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या है? क्या ये पहले से काम कर रही है? पहले से काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, जबकि 2017 का आदेश है? मैंने ये वीडियो अब जो मैं बना रहा हूं कुछ सीनियर साथियों से कंसल्ट करने के बाद मैं बना रहा हूं। मुझे भी ये लगा कि हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका पालन ना किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है इस तरह कोई कमेटी काम कर रही हो, लेकिन मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। आपकी जानकारी में हो तो आप भी जरूर बताइएगा। नंबर 2, पहला पॉइंट बताया कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा, जिसको आगे एफडब्ल्यूसी कहा गया है। नंबर 2 में बताया गया है कौन से केस एफडब्ल्यूसी को रेफर होंगे। हाईकोर्ट ने कहा केवल 498A आईपीसी, इसके साथ नो इंजरी 307, अगर 307 केस बना हुआ है धारा 307 में, नो इंजरी केस है वो, तथा ऐसे तमाम धाराएं, ऐसे तमाम मामला जिनमें 10 साल से कम की सजा है, वो एफडब्ल्यूसी को रेफर किए जाएंगे, एफडब्ल्यूसी को भेज दिया जाएगा। नंबर 3 पर उन्होंने कहा है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, कोई कोर्सिव एक्शन एक्यूज के खिलाफ नहीं लिया जाएगा कूलिंग पीरियड के दौरान। कूलिंग पीरियड जैसे कि उन्होंने ऊपर भी बताया है कि 2 महीने का समय है और ये फैमिली वेलफेयर कमेटी इसको कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। नंबर 4 पर इन्होंने कहा जो हाईकोर्ट अब कह रहा है बात, इसको 2017 से मिलाकर सुनते जाइएगा या पढ़ते जाइएगा। आदेश अगर आप पढ़ते हैं तो 2017 से मिलाकर पढ़िएगा, इसको 2018 से मिलाकर पढ़िएगा। हर जिले में एक एफडब्ल्यूसी स्थापित की जाएगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर में काम करेगी, जिसमें एटलीस्ट 3 मेंबर होंगे। एक चेयरमैन होगा और एक को चेयरमैन होगा और एक मेंबर होगा। चेयरमैन और को चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, जो कि उस जिले के होंगे। इनमें से चेयरमैन और को चेयरमैन होंगे। बाकी एक व्यक्ति इसका मेंबर होगा। मेंबर की योग्यता ही बताई गई है, वो भी काफी अपने आप में वेरिएशन है उसमें, बहरहाल हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, वो भी मैं बताऊंगा। 5वां बिंदु जो उसमें कहा गया है कि एफडब्ल्यूसी के जो मेंबर होंगे, जिसकी मैंने बात कही थी, वो बताए गए वो मेंबर कौन होंगे। 5 बिंदु बताए गए, देखिएगा, इसमें वेरिएशन खुद देखते चलिएगा, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अ यंग मीडिएटर फ्रॉम द मीडिएशन सेंटर, एक यंग मीडिएटर होगा जिसकी क्वालिफिकेशन होगी अधिवक्ता और जिसको कम से कम 5 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, या फाइनल ईयर का स्टूडेंट। उसके बारे में बता दिया गया कि वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, एनएलयू का होना चाहिए, उसका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 5 साल का अनुभव, या फाइनल ईयर का स्टूडेंट, या ये ए में दिया गया 5th A। अभी में आइए, या वेल एक्टिवेटेड रिकॉग्नाइज्ड सोशल वर्कर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जिसका साफ सुथरा चरित्र है, या सी में बताया रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, जिले के आसपास रहते हैं, जो अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। डी, या माना क्योंकि इनमें से एक लेना है, या
सीनियर जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पढ़ी लिखी पत्नी। अगर पढ़ी लिखी पत्नी है वो भी इसका मेंबर हो सकती हैं। तो ये इस तरह से जो तीसरा मेंबर है उसकी योग्यता बताई गई, उनमें काफी वेरिएशन है। अब नंबर 6 पर आ जाइए, वापस आते हैं। FWC का नंबर 6 में क्या कहा है? नंबर 6 में कहा गया है कि जो इसके मेंबर होंगे, फैमिली वेलफेयर कमेटी के जो भी मेंबर होंगे, उनको कभी भी एज ए विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, उनको गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। नंबर 7, 498 में या इससे संबंधित जो भी FIR दर्ज होती है, शिकायत मिलती है, फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर कर दी जाएगी और वो रेफर होने के बाद पार्टीज को समन करेगा। और पार्टीज को समन करने के लिए उसमें कहा गया है कि पार्टीज के साथ, दोनों पार्टीज के साथ 4 लोग आएंगे मैक्सिमम, 4 उनके उम्रदराज व्यक्ति, कोई छोटे भाई या बड़े भाई नहीं आएंगे, बल्कि 4 बुजुर्ग लोग आएंगे जिनका अच्छा डेलिब्रेशन है, जो उनके बीच में संवाद रखते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं। वो इस कूलिंग पीरियड के दौरान इस मामले को पैचअप करने की कोशिश करेंगे। नंबर 8 में कहा गया है कि जिस दौरान ये बातचीत चलती है उस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मजिस्ट्रेट या पुलिस अथॉरिटी जिनके पास कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, 2 महीने की अवधि पूरी होने तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन नंबर 9 में यह भी कहा गया है कि जिस समय ये 2 महीने का कूलिंग पीरियड चल रहा है, आयोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकेंगे। यानी कि जिसके मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना है, इंजरी रिपोर्ट तैयार करना है या विटनेसेस के बयान लेना है, उसमें वो कोई देरी, कोई रुकावट नहीं आएगी। इन 2 महीने में वो उस काम को करते रहेंगे। नंबर 10 में कहा गया है कि जब ये 2 महीने का पीरियड पूरा हो जाएगा, FWC फैमिली वेलफेयर कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को आयोग या कंसर्न मजिस्ट्रेट को देगी। मजिस्ट्रेट को उस रिपोर्ट को सौंप देगी। नंबर 11, लीगल सर्विसेज एड कमेटी इनके लिए ट्रेनिंग करेगी। वह ट्रेनिंग 1 हफ्ते से ज्यादा की नहीं होगी उन मेंबर्स के लिए जो FWC के चेयरमैन, को चेयरमैन या मेंबर हैं, उनके लिए कमेटी उनके लिए ट्रेनिंग चलाएगी। नंबर 12 में कहा गया है कि भाई ये सामाजिक कार्य है, ठीक है, पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इनका कोई ऑनरेरियम फिक्स होना चाहिए जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिसाइड करेंगे, यानी कि वो फ्री में काम नहीं करेंगे। नंबर 13 में यह भी बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो आईओ भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, उसकी कम से कम 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, साफ सुथरे छवि का होना चाहिए। यानी कि इंक्वायरी भी चुनिंदा लोगों को दी जाएगी जिनकी पहले से कहीं ट्रेनिंग लीगल एड सर्विसेज ने कराई है, कम से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई है, वही इस केस को हैंडल करेंगे। नंबर 14 आखिरी पॉइंट में बताया गया है, FWC द्वारा अगर मामले को शांत कर दिया जाता है, पार्टीज के बीच में समझौता करा दिया जाता है, तब उनके द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या कोई सीनियर जज उस वाद की कार्रवाई को समाप्त भी कर सकता है, यानी कि वाद को वहीं समाप्त किया जा सकता है। अच्छी पहल है नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि है, अच्छी पहल थी और है भी, लेकिन 2017 या 2018 से अब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बार नहीं 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का किस तरह से निचली अदालतें अवहेलना कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानना सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब चूंकि बात सामने आई है तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।